लेकिन उसने चाय का कप लिया और गर्म चाय मेरे मुंह पे फेंकी और मुझे नेक से चोक करते हुए दीवार पे ले गया। हमारा बचपन हमारे लिए हमारी लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल फेज़ होता है। जब भी हम बात करते हैं बचपन की तो चेहरे पे स्माइल आती है। वो छोटे छोटे हमारे फ्रेंड्स हमें याद आते हैं, वो शैतानियाँ, वो बदमाशियाँ, मम्मी की डांट, समर वेकेशन, नानी का घर, ये सारी चीज़ें याद में आती हैं। लेकिन ये सब लोगों के लिए उतना प्लेजेंट नहीं होता। वो बच्चे जो अपने ही घर में फ़िज़िकल, मेंटल, सेक्सुअल हरेसमेंट के शिकार होते हैं, उनके लिए शायद ये चाइल्डहुड एक ट्रॉमा, टॉर्चर और एक लाइफ लॉन्ग पेन बन के रह जाता है। मैं आपको आज जो केस बताने वाली हूँ, इसमें वाइफ आई कंप्लेन लेके। उसने बोला कि पिछले 1-1.5 साल से हम दोनों लोग अलग रह रहे हैं। टोटल मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और एक मेरी छोटी बच्ची है। मेरा हस्बैंड मेरे को शायद मार डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत ज़्यादा मुझे थ्रेट करता है और एक बहुत ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद मैं वापस अपने पेरेंट्स के घर दिल्ली आ गई। दोनों शादी के बाद बेंगलोर रह रहे थे। तो जब मैंने उसको पूछा कि अगर इतना वायलेंट है तो तुमने FIR क्यों नहीं की अभी तक 1.5 साल में, तो उसने बोला कि एक तो ये कोविड का टाइम चल रहा है, डॉटर मेरी छोटी है, दूसरा ही इज़ अ वेरी गुड फादर। वो घर में एक एक चीज़ का, मेरी बच्ची का डायपर कब ख़त्म हो रहा है, उसका मिल्क पाउडर, उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, उससे बात करता है रेगुलरली। तो वो मैं उससे नहीं छीनना चाहती थी। सेकंड थिंग कि ही इज़ अ वेरी गुड सन इन लॉ ऑल्सो। वो मेरे माँ बाप को भी बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत रिगार्ड करता है, और मेरे माँ बाप भी उससे बहुत अटैच्ड हैं। ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से नहीं, बट अदरवाइज ऑल्सो ही इज़ अ गुड पर्सन। वो ख़राब इंसान नहीं है, बट उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर एंग्रेशन है, एंगर है कि वो उस एंगर में क्या कर दे शायद वो खुद को भी नहीं उसको पता होगा। वो एकदम जानवर बन जाता है। उसने बोला 2 बार 3 बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने उसको लेट गो किया। लेकिन लास्ट टाइम जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वो एक फ़्लाइट उसकी थी, अपनी जॉब से वो वापस आ रहा था, उसकी फ़्लाइट थी। अब मैंने 11 बजे तक रात को वेट किया, छोटी बच्ची भी है। खाना हम लोग अक्सर साथ में ही खाते हैं। वो उससे अच्छा लगता है मैं उसका वेट करूं खाने के लिए और साथ में खाना खाऊं। तो मैंने उसका वेट किया। अब फ़्लाइट डिले होती चली गई और रात के 1:30 बज गए। तो मैं भी थोड़ा बहुत खाना खा के उसका प्लेट में रख के टेबल पे मैं सो गई, क्योंकि चाबी हम दोनों के पास रहती है, नंबर लॉक भी है। तो वो आराम से वो आया और आके वो सो गया। मैं जब सुबह उठी, मैंने चाय बनाई और मैं चाय लेके उसके पास गई उसे उठाने के लिए। मैं बहुत प्यार से उसे उठाने के लिए गई थी, लेकिन उसने चाय का कप लिया और गर्म चाय मेरे मुंह पे फेंकी और मुझे नेक से चोक करते हुए दीवार पे ले गया। और उसने मुझे इतनी बुरी तरह से जकड़ा और इतनी बुरी तरह से मेरा गला घोटने की कोशिश की कि मैं शायद बच ना पाती। मेरे हाथ में एक सामान आया, मैंने उसके सर पे मारा और मैं भागी वहाँ से। somehow I was able to save myself। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और मैं यहाँ आ गई। अब उसके बाद से वो लगातार फ़ोन करता है, मैसेज करता है, लेकिन मेरे मन में इतना डर बैठ गया है। वो शायद वो पल मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल हो सकता था और उसको मैं भुला नहीं पाती। उससे पहले भी कई बार हुआ है कि इसने बहुत एग्रेसिवली चार्ज किया ऑल ऑफ अ सडन। तो मैंने कहा ऐसा क्या रीज़न है जो इतना सडन, उसको किस चीज़ पे एंगर आता है। तो आई डोंट नो। मेरे सारे जो भाई बहन हैं, मेरी सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ है, हम सबकी गैदरिंग थी फैमिली। तो मजाक चल रहा था। उस मजाक में भी जैसे आपस में जो क्रैक कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। तो इसको क्या है, मैं मजाक में भी कभी इसके लिए कुछ ना बोलूँ या इसके लिए ना कहूँ। एक मेरे ब्रदर इन लॉ ने मजाक कुछ किया और मैं हंस पड़ी, जो कि हैबिट्स को लेके था। तो उस टाइम पे ये खुद भी हंसा, लेकिन उसके बाद से ये मेरे से थोड़ा थोड़ा गुस्सा था उस चीज़ को लेके। और इसके अलावा मैंने रात को इसको वेट नहीं किया और खाना खा लिया। इस चीज़ का भी उसको गुस्सा था, इसने आके खाना भी नहीं खाया। मैंने हस्बैंड को बुलाया। वो बेंगलोर में एक बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब पे था। आप इमेजिन कर सकते हैं, 4.5-5 लाख मंथली उसकी सैलरी थी। तो जब मैंने उसको बुलाया, वो रेगुलरली आया। आने के बाद उसको काउंसलिंग किया। फर्स्ट सेशन में मैंने पूछा कि भाई तुमने ऐसा किया था। जनरली लोग डिनाई कर देते, मना कर देते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, बढ़ा रही है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस उसने एडमिट किया। वो बोला हाँ मैंने ऐसा किया है और मेरे से गलती हुई है और मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए, और मैं किसी भी कीमत पे अपनी बीवी और बच्चों को वापस चाहता हूँ।
जब मैंने और खंगाला, पूछा उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में कि 40 इयर्स पे तुमने शादी क्यों की, उससे पहले मैरिज क्यों नहीं, क्या रिलेशनशिप थे, क्या तुम लिव इन रिलेशनशिप में थे, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है। तो इन्वेस्टिगेट करते करते मुझे पता लगा कि ये काफ़ी छोटी एज का था, 7 से 8 साल, जब इसके मदर और फादर दोनों एक रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई। इसके 3 और बड़े भाई बहन हैं जो कि जिनसे इसका कोई वास्ता नहीं है, ये इनसे रिलेशन ही नहीं रखता। और ये उसने बताया कि पिछले 20-25 साल से मैं पूरी तरह से अकेला हूँ, मेरे आसपास ना कोई मेरा फ्रेंड है ना फैमिली है। तो वो ये इंडिकेशंस होते हैं कि पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और डिसीज़ और मेंटल इशू, मेंटल प्रॉब्लम। फिर मैंने पूछा कि उसके बाद तुम कैसे रहे अपनी यंग होने तक, बड़े होने तक। तो उसने बोला कि मेरे मदर फादर की डेथ के बाद मेरे चाचा हैं, उन्होंने मुझे पाला। कि मेरे चाचा मेरे बहुत क्लोज़ हैं और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे चाची मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनके भी एक बेटा था सेम एज का, मैं पढ़ने में अच्छा था, इंटेलिजेंट था, ये सारी चीज़ें थी। वो हमेशा कंपैरिजन और ये सब चीज़ें करने में मुझे कभी लाइक नहीं करती थी। जब मैंने पूछा कि उन्होंने ये क्या तुम्हें कभी कैसे पनिश करती थी, क्या सज़ा देती थी, क्यों लाइक नहीं करते तुम इन्हें, और वो कैसे अपनी डिसलाइकिंग शो करती थी, तो उसने बताया कि उन्होंने 1-2 बार मुझे मारा। अगर वो मुझे मारती थी तो मेरे चाचा मेरे लिए खड़े होते थे कि तूने इसे मारा कैसे। तो उन्होंने ना मुझे पनिश करने के नॉन फिज़िकल तरीके डिफरेंट ढूंढ लिए थे, और मैं बच्चा ही था, तो वो मुझे अक्सर मेरे कपड़े पूरे उतार के मुझे नंगा करके बाहर खड़ा कर देती थी, या मतलब इस तरह से कमेंट करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट और एम्बैरेस करती थी, और एक फ़िज़िकली और सेक्सुअली एब्यूज़ मुझे किया गया, और जिसके कारण बहुत जल्दी ही 20-21 साल में ही मैंने घर छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने कभी वहाँ मुड़ के नहीं देखा। मैंने बोला कि क्या तुमने किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लिया है, कोई ट्रीटमेंट? तो उसने बताया कि 5 से 6 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैं ठीक हो गया था, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शादी के बाद एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने मेरी सेल्फ़ रेस्पेक्ट रखती है। मेरे ब्रदर ने एक बार मेरे से कुछ बोल दिया था, उसके बाद से मैंने आज तक उससे बात नहीं की, इसीलिए मेरे किसी भाई बहन से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ़ जब मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के हंसी मेरे ऊपर, तो मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। मैंने बोला दैट वाज पार्ट ऑफ द मीटिंग, यू ऑल्सो लाफ। उस टाइम पे आप भी खुद हंसे, एंड कोई ऐसा जोक नहीं था, आपने भी उनके ऊपर जोक क्रैक किया। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे ये, मेरी बीवी और मैं, मेरे लिए वी आर वन, और मैं इनके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ सब कुछ लाना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए स्टैंड ले। मैं ये चाहता हूँ कोई मेरे पे मजाक करे, कुछ भी करे, लेकिन वो मेरे पे हंसे या ऐसा करे मुझे डिमीन, तो वो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता, और मेरे माइंड में वो टक 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 करके घर कर जाती है चीज़ें। मैंने उसकी कंडीशन को समझा। मैंने उसको बोला कि देखो, आपकी जो अभी कंडीशन है, आई नो यू वांट योर डॉटर एंड योर वाइफ बैक, और ये रीज़न है, उसकी वजह से ही आप उसे बार बार एग्रेसिव जब हो जाता है, लो होता है, तो उसको धमकाता भी है फ़ोन करके। मैंने कहा डोंट डू दिस, क्योंकि इससे आप उसे पाएंगे नहीं, खो देंगे हमेशा के लिए। सबसे पहले हम 6 मंथ के ट्रीटमेंट पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट योर ट्रीटमेंट अगेन। हम ट्रीटमेंट वापस शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद विल मीट आफ्टर 6 मंथ, और उसके बाद हम डिवाइस करते हैं कि कैसे हम इसको आगे प्रोसेस करें। थैंकफुली, क्योंकि उसको बहुत चाह थी कि मेरा एक ही बच्चा है, उसको मैं दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ, वो ट्रीटमेंट उसने लिया। वो प्रिस्क्रिप्शन भेजता था टाइम टू टाइम कि मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। उसके बिहेवियर में, फेस में, एक्सप्रेशन में, और 6 मंथ वाइफ ने भी बताया, क्योंकि कॉल पे बात होती थी, बच्ची से भी बात होती थी, कि काफ़ी चेंजेस हैं। लेकिन जब मैंने ये केस एंड में क्लोज़ किया, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ ये चला होगा, तो मैंने एक काम किया। मैंने बोला कि आपके मदर एंड फादर, क्योंकि ये 2 डॉटर्स थी सिर्फ, इनके कोई भाई वगैरह नहीं था, मैंने बोला यू शिफ्ट टुगेदर। मम्मी पापा को मैंने समझाया कि आपको अगर चाहते हैं आपकी बेटी की लाइफ बने और इनका घर बने, तो आप उनके साथ रहिए, क्योंकि आप भी अकेले हैं, वो आपका रेस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, एंड ही इज़ अ सोशल फेयरिंग पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बदतमीज़ी करेगा सबके सामने या कुछ ऐसा, वो आपकी रेस्पेक्ट और उसका ध्यान रखेगा। और हो सकता है अगर आप वहाँ हैं तो वो एग्रेसिव ना हो, और धीमे धीमे करके अगर वो इसी तरह से प्रैक्टिस करेगा तो ये चीज़ें बेटर होंगी, और
जो गर्ल है वो भी इस चीज़ को समझ पाएगी, एडजस्ट कर पाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी रिजॉल्व। हमें नहीं समझ में आता है कभी कभी कि पर्सन का जो बिहेवियर है, जो करेंट उसका एक्सप्रेशन है, जो एंगर है, जो एंग्जाइटी है, व्हाट दैट पर्सन हैज़ वेंट थ्रू। हमारे जो ट्रॉमास होते हैं, हमारे जो मेंटल हरेसमेंट होता है, हमें जो सेक्सुअल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़ अगर हम फेस करते हैं बचपन में या ग्रोइंग एज में, तो उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग हमारे ऊपर रहता है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है, मेरी जो मैं रियल केसेस आपके साथ शेयर करती हूँ वो पसंद है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल योर सपोर्ट।